नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। विषय है भारतीय संविधान का विकास। लेकिन आज हम इसे किताब की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम इसे बातचीत और कहानी के तरीके से समझेंगे, ताकि छोटे बच्चों को भी ये विषय आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल सना, क्योंकि भारतीय संविधान एक दिन में नहीं बना है। इसके पीछे लगभग 200 वर्षों का इतिहास है। जब अंग्रेज भारत में आए और धीरे धीरे उन्होंने शासन करना शुरू किया, तब ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रशासन को चलाने के लिए कई अधिनियम बनाए। मतलब ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान बनने से पहले कई महत्वपूर्ण कानून बने, जिन्होंने धीरे धीरे भारत की शासन व्यवस्था को बदल दिया। हाँ सना, और आज हम उन्हीं अधिनियमों को एक एक करके समझेंगे। आयान, सबसे पहले ये बताइए कि भारतीय संविधान का विकास कब से शुरू माना जाता है। भारतीय संविधान के विकास की शुरुआत तब से मानी जाती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन करना शुरू किया। जैसे जैसे कंपनी की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे ब्रिटिश संसद को भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी कारण ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम बनाए। यानी ब्रिटिश संसद ने कानून बनाए और उन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारतीय प्रशासन की संरचना तैयार की। बिल्कुल सही। अब हम इन अधिनियमों को क्रम से समझते हैं। अब हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने वाला पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बंगाल के नियंत्रण में रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार भारत के प्रशासन में एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनने लगी। अब हम बात करते हैं 1775 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। ये अधिनियम मुख्य रूप से कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था। इस अधिनियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को स्पष्ट किया गया और अदालत के अधिकार क्षेत्र को व्यवस्थित किया गया। ये अधिनियम मुख्य रूप से कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था। इस अधिनियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को स्पष्ट किया गया और अदालत के अधिकार क्षेत्र को व्यवस्थित किया गया। अब अगला अधिनियम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर लिया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। अब हम बात करते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम की। 1813 का चार्टर अधिनियम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई। अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम की। ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। पूरे भारत के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू की गई। अब हम बात करते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम की। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। इसके बाद प्रशासनिक पदों पर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होने लगी। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करते हैं, जिसका नाम है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद ये अधिनियम पारित किया गया। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया। भारत सचिव का पद बनाया गया।
गवर्नर जनरल को वाइस राय कहा जाने लगा। अब हम बात करते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम की। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद में शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम की। इस अधिनियम के माध्यम से परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब हम बात करते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम पर, जिसका नाम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के विकास में सबसे बड़ा कदम था। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की योजना बनाई गई, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करते हैं, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और भारत को अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। आयान, अभी आपने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में बताया। उसी के बाद भारत को अपना संविधान बनाने की आज़ादी मिली। अब मेरा सवाल ये है कि आखिर भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? ऐसा क्या खास है हमारे संविधान में? बहुत अच्छा सवाल है सना। भारतीय संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं की वजह से हमारा संविधान दुनिया के सबसे मजबूत और विस्तृत संविधानों में से एक माना जाता है। सबसे पहली विशेषता यह है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब इसमें लगभग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। समय के साथ इसमें संशोधन होते रहे और आज इसमें अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या और बढ़ चुकी है। यानी हमारे संविधान में हर चीज को बहुत विस्तार से लिखा गया है, ताकि शासन चलाने में कोई भ्रम ना रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है संघीय व्यवस्था। भारत में शासन दो स्तरों पर चलता है। पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग बताया गया है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था थोड़ी अलग है। हाँ सना, भारत की संघीय व्यवस्था को अक्सर सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होती हैं। अब तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। इस प्रणाली में देश का वास्तविक शासन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यानी राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी परिषद लेते हैं। बिल्कुल सही। अब चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान नागरिकों को कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन अधिकारों का उद्देश्य ये है कि हर नागरिक को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन मिल सके। और यही कारण है कि हमारे संविधान को नागरिकों की स्वतंत्रता का रक्षक भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब एक और महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र बनाया गया है, ताकि वो सरकार के किसी दबाव में आए बिना न्याय कर सके। यानी अगर किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो सीधे अदालत जा सकता है। हाँ, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, आज हमने बातचीत के माध्यम से समझा कि भारतीय संविधान का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि लगभग 200 वर्षों में कई महत्वपूर्ण अधिनियमों और सुधारों के बाद इसकी मजबूत नींव तैयार हुई। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक की पूरी यात्रा को समझा
और ये भी देखा कि इन सभी अधिनियमों ने मिलकर भारतीय संविधान के निर्माण का मार्ग तैयार किया। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक की पूरी यात्रा को समझा और ये भी देखा कि इन सभी अधिनियमों ने मिलकर भारतीय संविधान के निर्माण का मार्ग तैयार किया। बिल्कुल सना। और दोस्तों, अगर आप इन सभी अधिनियमों को क्रम से समझ लेते हैं तो भारतीय संविधान का इतिहास आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और अब आपको भारतीय संविधान के विकास की कहानी पहले से ज्यादा स्पष्ट समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।